एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम पोलराइजेबिलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल्स फाइंड आउट की थी, और उसके बाद हमने फाइंड आउट किया कि डाइलेक्ट्रिक्स में जब पोलराइजेशन होती है तो एक एटम जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है, जिसे हम लोकल फील्ड कहते हैं, वो क्या होती है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि जो एटम है उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। तो हर एटम सिमिलर वे में पोलराइज नहीं होता। अगर हम एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट एटम, लेट्स से एक कार्बन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, और इन सब पे हम एक ही मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इन सब पे इंसिडेंट करवाएं ना, और अगर हमारे पास एक ही एटम है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अगर आपके पास एक ही एटम है ना और उस पर आपने इंसिडेंट एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट करवाई है, तो उस पर जो लोकल फील्ड है वो इसी फील्ड के इक्वल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि और कोई टाइपोल्स बनते नहीं है, कल्ला कल्ला एक ही टाइपोल है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है वही उसमें वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है। लेकिन अगर आपके पास एक बल्क मटेरियल है जिसमें बहुत सारे कार्बन आइटम है लेट्स से, तो लोकल फील्ड इंसिडेंट फील्ड अप्लाइड फील्ड से डिफरेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे एटम्स भी हैं इधर, उनके टाइपोल्स बनते हैं जिनकी वजह से फील्ड्स जनरेट होती हैं, और वो फील्ड भी एटम पे एक्ट कर रही होती हैं। तो अगर एटम आइसोलेटेड नहीं है तो लोकल फील्ड डिफरेंट होती है फ्रॉम अप्लाइड फील्ड। लेकिन अगर एक ही एटम अकेला हमने लिया हुआ है ना, तो लोकल फील्ड अप्लाइड फील्ड के इक्वल हो जाती है। खैर, मेरा मकसद कहने का ये था कि अगर डिफरेंट एटम्स हैं ना आपके पास, एक मैंने कार्बन एटम लिया है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 अप्लाई किया है, हाइड्रोजन एटम लिया है अलग से और E1 उसी पे अप्लाई की है, उस पर भी अप्लाई किया, और ऑक्सीजन अलग से एटम मैंने लिया है किसी और कंटेनर में अलग से, और उस पर मैंने E1 फील्ड ही अप्लाई किया। सब पे सिमिलर फील्ड अप्लाई किया, लेकिन एटम डिफरेंट है, तो हर एटम डिफरेंटली पोलराइज होगा। सारे के सारे सिमिलर वे में पोलराइज नहीं होंगे, क्योंकि सबका न्यूक्लियस डिफरेंट है, सबका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिफरेंट है। तो हैंस हर एटम की पोलराइज होने की जो एबिलिटी है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इसको हम एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, कि एक एटम की क्या एबिलिटी है पोलराइज होने की, मेजर, या फिर जिस एटम या मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है, इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा पोलराइज हो जाता है ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, और वो इजीली पोलराइज भी हो जाता है। मींस कि अगर एक किसी की इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी किसी की अगर बहुत ज़्यादा है तो वो इजीली पोलराइज भी हो जाएगा और काफ़ी रिस्पॉन्सिव होगा टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स, और पोलराइजेशन का फिनोमेना बहुत अच्छे से वो परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर किसी की पोलराइजेबिलिटी बहुत कम है तो वो बहुत कम हद तक डिस्टॉर्ट होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, और वो पोलराइज बहुत ही कम होगा, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड्स चाहिए होंगी उसमें कंसिडरेबल पोलराइजेशन या डाइपोल्स बनाने या डाइपोल मोमेंट क्रिएट करने में। तो एटम टू एटम ये चीज़ वेरी करती है, और ये देखा जाता है कि लेट्स से जनरल हम पहले बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है किसी भी सॉलिड डाइलेक्ट्रिक पे, तो वो पोलराइज हो जाता है। और ये देखा गया कि जो डाइपोल्स बनते हैं ना एटम्स पे, वो प्रोपोर्शनल होते हैं लोकल फील्ड के, ठीक है। तो डाइपोल जो उनके डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट उनका वो प्रोपोर्शनल होता है उनकी लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मेरे पास एक एटम है, लेट्स से मैं लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड के एटम जो फील्ड कर रहा होता है, एक्सपीरियंस कर रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अब आइसोलेटेड एटम भी हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ एटम्स की फॉर्म में भी हो सकता है, जैसा भी हो। एक एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा उतना ही ज़्यादा उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा, उतना ही ज़्यादा वो एटम पोलराइज होगा, और हैंस उतना ही ज़्यादा उसका डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जुदा हुआ है उसके पॉजिटिव न्यूक्लियस से। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स से में यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो जाए, यहाँ पे लेट्स से पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट की इस तरह की डायरेक्शन है, तो ये पॉजिटिव प्लेट्स हैं, और ये इसके प्लेट्स के थ्रू हम यहाँ पे इस पर पोलराइज फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव प्लेट्स लेट्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, विच मीन्स कि लोकल फील्ड ज़्यादा हो जाएगी ना, क्योंकि अप्लाइड फील्ड ज़्यादा है तो लोकल फील्ड भी ज़्यादा हो जाएगी, ओके। तो ये एटम फिर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, सच दैट कि वो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा खींच लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और जितना ये सेंटर से न्यूक्लियस हटेगा ना,
जितना ये इधर होगा उतना ही ज़्यादा मतलब ये डी इंक्रीज़ होगा, और डी इंक्रीज़ होना मीन्स डाइपोल मोमेंट का इंक्रीज़ होना। ओके, तो ये डाइपोल मोमेंट प्रोपोर्शनल होता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कितना ज़्यादा डिस्टॉर्ट हुआ है, और वो इन टर्न प्रोपोर्शनल होता है कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई की गई है। ओके, सो ये इस तरह से अगर आपके पास आइसोलेटेड एटम है या स्लैब ऑफ एटम है जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं, तो उसमें एक एटम का डाइपोल मोमेंट कब ज़्यादा होगा, जब उस पर लोकल फील्ड ज़्यादा होगी। ओके, और अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा दें, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हम हटा दें तो हमें मिलता है कांस्टेंट जो कि अल्फ़ा की तरह का ही होता है, और ये ई लोकल, और ये जो कांस्टेंट है दैट इज़ द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एटम, कि जितनी लोकल फील्ड ज़्यादा होगी उतना ही डाइपोल मोमेंट एटम का ज़्यादा होगा, लेकिन एक चीज़ उसको लिमिट करेगी, और वो क्या होगी, उसकी पोलराइजेबिलिटी। ये अल्फ़ा जो है डिपेंड करता है नेचर ऑफ एटम पे, और उसके साथ साथ डिपेंड करता है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, जो ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, इन सब के मतलब एक तरह का स्ट्रक्चर डिफरेंट ही होता है ना। कार्बन के शेल्स डिफरेंट है, हाइड्रोजन के डिफरेंट, ऑक्सीजन के डिफरेंट, न्यूक्लियस डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन नंबर डिफरेंट, तो ये इस तरह से। तो ये हमारे पास P इक्वल्स अल्फ़ा टाइम्स ई लोकल आता है, जिसमें अल्फ़ा इज़ एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी या इलेक्ट्रिकल पोलराइजेबिलिटी ऑफ एटम्स को कहते हैं। ठीक है, ये शो करता है कि एटम कितना इजीली पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हर एटम की अपने अंदर मतलब उसका न्यूक्लियस भी है और ये सब कुछ है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने वहाँ कार्बन जो है पोलराइज हो जाएगा। ये जैसे ये एग्जांपल अगर हम बात करें कार्बन एटम की, तो कार्बन एटम में न्यूक्लियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और उसके साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड काफ़ी थिक होता है। ठीक है, एनहेंस काफ़ी ज़्यादा इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आपके पास चार्जेस ज़्यादा है ना, ठीक है, अगर आप के चार्जेस ज़्यादा हैं तो आप पे इलेक्ट्रिक फोर्सेस भी ज़्यादा लगती हैं, तो एक्सटर्नल फील्ड्स का ऐसी बॉडीज़ पे इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा आसानी से पोलराइज हो सकती हैं। ठीक है, तो जबकि हाइड्रोजन देखें तो उसमें एक वीक सा न्यूक्लियस, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो अगर चार्जेस कम एनहेंस इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो लगती हैं वो भी कम हो जाती हैं, और इसलिए हाइड्रोजन की पोलराइजेबिलिटी काफ़ी कम है जबकि कार्बन की ज़्यादा है। और जैसे जैसे साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ होता है ना, तो पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है इन जनरल। कुछ एक्सेप्शंस आती हैं जैसे नोबल गैसेस की आ जाती हैं इस तरह से, लेकिन जनरल सेंस में हम ये कह सकते हैं कुछ इक्के दुक्के केसेस को छोड़ के जिनमें कुछ स्पेशल केस बन जाता है। जैसे मैं अभी अगर दिखाऊं तो ये हाइड्रोजन का देख सकते हैं 0.667 है उसकी पोलराइजेबिलिटी, हीलियम की बहुत ही कम है। ओके, नोबल गैस है। और भी फैक्टर्स हैं जो कर रहे होते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ पे हम देखें, कार्बन इधर देखें तो हाइड्रोजन की कम ही है, कार्बन की ज़्यादा ही है। और भी हैं हम देख रहे हैं जिनके साइजेस ज़्यादा हैं, उनकी पोलराइजेबिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं। मेटल्स हैं, तो मेटल्स में तो इलेक्ट्रॉन्स जुदा ही हो जाते हैं एटम से, तो जुदा हुए भी होते हैं पहले से ही, तो उनकी पोलराइजेबिलिटीज़ दैट इज़ वाई बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसे हम ये लिथियम का देख सकते हैं, सोडियम देख सकते हैं, पोटेशियम देख सकते हैं, सीजियम, ये सारे काफ़ी ज़्यादा है इनकी। अल्फ़ा जो है उस चीज़ को काउंट करता है कि एक एटम को पोलराइज़ करना कितना आसान है, तो ये वैल्यू जितनी ग्रेटर होगी उतना ही आसान होगा उस एटम को पोलराइज़ करना। ठीक है, ये हमने बात पहले भी कर ली थी। तो इस चीज़ को हम एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल पोलराइजेबिलिटी ऑफ एटम कहते हैं। और अभी अगर इसके लिए हम कोई देखें तो ये अभी हमने एक सिंगल एटम की बात की। ठीक है, ये सिंगल एटम की लोकल फील्ड जो उस पर लग रही है टाइम्स उसकी पोलराइजेबिलिटी हमें मिल जाएगा डाइपोल मोमेंट उस एटम का। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास एक कंप्लीट ये स्लैब है जिसमें बहुत सारे कार्बन एटम्स हैं और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इस पूरे मटेरियल की पोलराइजेशन क्या है। पूरे मटेरियल की जब हम पोलराइजेशन फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, पोलराइजेशन वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ़ एटम जो इसमें मौजूद है। ठीक है, नंबर ऑफ़ एटम, लेट्स से n नंबर ऑफ़ एटम मौजूद हैं और हर एटम का जो डाइपोल मोमेंट है वो p है, तो नंबर ऑफ़ एटम को मल्टीप्लाई कर देंगे डाइपोल मोमेंट से तो हमें पोलराइजेशन मिल जाएगी टोटल इस मटेरियल की। ठीक है, अगर वो सारा का सारा मटेरियल एक ही एटम का बना हुआ है तब। ठीक है, तो अगर डिफरेंट का हो तो क्या होगा वो हम देखेंगे। तो ये कैपिटल P इज इक्वल टू n, P की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ अल्फ़ा एन ई लोकल। ओके,
अब अगर ऐसा केस हो जाए कि लेट्स से यहाँ पे कार्बन एटम है और कुछ हाइड्रोजन एटम भी बीच में मौजूद हैं, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, मॉलिक्यूलर नेचर जिसे हम कह सकते हैं, तो ऑक्सीजन भी हैं, तो ये सारी चीज़ें, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में ये हो जाएगा कि हम कहेंगे कि एक समेशन लाएंगे Ni, अल्फ़ा आई एंड ई लोकल आई, ठीक है। ये आई शो करता है टाइप ऑफ एटम जो आप कंसीडर कर रहे हो, कितने टाइप ऑफ एटम है, जैसे 3 टाइप ऑफ एटम है, तो ये मैं समेशन 3 तक लेके जाऊंगी सच दैट ये आ जाएगा ऐसे N1 अल्फ़ा 1 E1 प्लस N2 अल्फ़ा 2 E2 प्लस N3 अल्फ़ा 3 E3। अगर 3 टाइप ऑफ एटम है ना तो ये समेशन Ni=1 से 3 तक जाएगा, तो ये 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी जिसमें N1 शो करता है कितने नंबर ऑफ़ एटम हैं एक टाइप के, मतलब कितने, लेट्स से N1 से मैं मुराद ले रही हूँ नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कितने हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक टाइप ऑफ एटम होगी, दूसरा टाइप ऑफ एटम है हाइड्रोजन, तीसरा टाइप ऑफ एटम है ऑक्सीजन, ठीक है। तो कितने कार्बन एटम हैं, ठीक है, उन कार्बन एटम की पोलराइजेबिलिटी क्या है, ये कांस्टेंट होती है, और उन पे लोकल फील्ड क्या है, ठीक है। एटम डिफरेंट है तो उस पर लोकल फील्ड भी डिफरेंट हो जाती है ना, तो उस पर लोकल फील्ड क्या है, ये इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्लस करेंगे हम सेकंड काइंड ऑफ एटम जो कि हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन एटम इसमें मौजूद हैं, ठीक है, उनकी पोलराइजेबिलिटी क्या है, उन पे लोकल फील्ड क्या है, ये प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्लस करेंगे कि कितने थर्ड टाइप ऑफ एटम है, ऑक्सीजन एटम कितने हैं, उनकी पोलराइजेबिलिटी और उन पे लोकल फील्ड, इनको सम अप करेंगे तो हमें पूरे मटेरियल की पोलराइजेशन मिल जाएगी। तो ये इस तरह से ये इस चीज़ का मतलब है, इस इक्वेशन का मतलब है। आई शो करता है टाइप ऑफ एटम, एन आई शो करता है नंबर ऑफ एटम ऑफ टाइप आई, और अल्फ़ा आई एंड ई लोकल आई आर द पोलराइजेबिलिटी एंड लोकल फील्ड ऑफ आई टाइप एटम इन डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, इन गिवन डाइलेक्ट्रिक। ठीक हो गया, तो ये हमने ये रिलेशन यहाँ तक हमने देख लिया है। अब अगर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें लोकल फील्ड कांस्टेंट है, और ये वो मटेरियल होता है जो आइसोट्रोपिक मटेरियल हो, मींस जो जिसमें एक पैरामीटर की वैल्यू कांस्टेंट हो हर तरफ, ठीक है, हर एटम के लिए, हर चीज़ के लिए। तो ये अगर वैसा मटेरियल है तो उसमें लोकल फील्ड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी और वो बाहर आ जाएगी इसके, क्योंकि अब ये कांस्टेंट हो गया तो इस पर समेशन नहीं लगेगा और ये कॉमन आ जाएगी बाहर। तो अगर हम इसे कॉमन ले लें बाहर फॉर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, तो ये आई का समेशन का साइन इससे हट जाएगा और यहाँ पे हम आई सिंपली लिख देंगे एन आई अल्फ़ा आई, और ये आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक n काइंड ऑफ एटम्स हो सकते हैं ना, तो इसलिए तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब इसके अलावा हम इसको एक और एक्सप्रेशन में रिड्यूस करना चाहते हैं, तो ई लोकल हमने अभी फाइंड आउट किया था कि ई लोकल किसके इक्वल है, वो इक्वल आया था हमारे पास ई प्लस p/3 E0 के इक्वल आया था, ठीक है। ये ई लोकल की वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं तो हमें मिल जाती है वैल्यू e प्लस p/3 E0, ठीक है, समेशन आई एन आई अल्फ़ा आई। ये एक दफ़ा लिख लें, बाद में ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें ऐसे मिल चुका है। अब हम ई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी हम फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, और इसको पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ई की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, वो हम करते हैं ऐसे कि हमारे पास था D = E टाइम्स कैपिटल E, ठीक है, जो हमने देखा था दैट वाज फर्दर इक्वल्स टू E0 E प्लस P, ठीक हो गया। तो अब और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होती है, परमिशन गिवन बाय द स्पेस टू द ट्रांसफ़र ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ये रेजिस्टेंस है, ये शो करती है द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस शोन बाय द मीडियम टू द ट्रांसफ़र ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो का, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं मीन्स मूव करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्सचेंज होती हैं तभी वो मूव करते हैं ना। तो ये हमने देखा कि ये इस तरह का रिलेशन था। ई की वैल्यू हम यहाँ से अभी नहीं फाइंड आउट करते, सबसे पहले ये ई कैपिटल E = E0 E प्लस P है ना, तो इसमें E जो है इसको हम फर्दर लिख सकते हैं E0 ER कैपिटल E0 E प्लस P। ER रिलेटिव परमिटिविटी है, E0 वैक्यूम परमिटिविटी है। तो अब ER की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें सबसे पहले, तो ये E0 E डिवाइड हो जाएगा इधर दोनों टर्म्स के नीचे, ये आ जाएगा 1, ठीक है, और ये बन जाएगी ER = 1 प्लस P/E0 E, ठीक है। और बाय द वे इस चीज़ को हम
एक्स ई से रिप्रेजेंट करते हैं काई ई, और ये होती है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, जो शो करती है हाउ सेंसिटिव अ मटेरियल इज़ टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड प्रोड्यूसेस पोलराइजेशन। एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी एटम की ससेप्टिबिलिटी बताती थी कि कितना वो पोलराइज होगा, और ये जो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है, ये जो काई है, काई ई जो हम शो कर रहे हैं, ये शो करता है एक मटेरियल, बल्क मटेरियल कितना रिस्पॉन्सिव होगा टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, तो ये फिर आ जाता है, ठीक है, कि कितना रिस्पॉन्सिव है, सेंसिटिव है मटेरियल टू, ये मतलब इनडायरेक्ट उसी को ही रिप्रेजेंट करती है। तो है ये जस्ट के ये ई आर इक्वल्स 1+x, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, तो जिसमें हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक्स ई इन टर्न हमने किसके इक्वल किया, पी डिवाइडेड बाई ई नॉट ई के इक्वल किया, जिसमें पी का एक रिलेशन आ जाता है, दैट इज़ एक्स ई नॉट टाइम्स कैपिटल ई। ठीक है, ये एक रिलेशन आ जाता है सच दैट कि ई जो है फील्ड जो अप्लाई की गई है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो खैर हम यहाँ से ई निकालना चाहते थे, और यहाँ से हम निकालते हैं तो वो ई आर, ये 1 इधर माइनस हो जाएगा, -1 डिवाइड बाय -1 इक्वल टू पी डिवाइड बाई ई नॉट, ई आ जाएगा। ई उधर ले जाते हैं और ये इधर ले आएंगे, तो ई हमने क्योंकि फाइंड आउट करना था और वहाँ पे पुट करना था, तो ये रिलेशन आ जाता है, ई इक्वल्स पी डिवाइड बाई ई नॉट इंटू ई आर -1। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे पुट करती हूँ, ई की वैल्यू को, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन 2 में। तो ये मैंने इकट्ठे इनको लिख दिया है, मैं अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने जा रही हूँ। ये वैल्यू मैंने फाइंड आउट की बेसिकली इस रिलेशन से। ठीक है, इसमें ई नॉट ई आर पुट किया और ई आर एक साइड पे किया और सारी चीज़ों को डिवाइड कर दी, ई रह गया और ई को सेपरेट कर लिया, सिंपली मैंने ये किया। और मैंने ये बातें एक्स्ट्रा बताई जो कि बाद में काम आ सकती हैं। तो यहाँ पे मैं ये पुट करती हूँ, पी पोलराइजेशन वेक्टर है और ये भी वही पोलराइजेशन वेक्टर है। ठीक है, तो ये पी डिवाइडेड बाई ई आर -1 इंटू ई नॉट, ठीक है, प्लस पी डिवाइडेड बाई 3 ई नॉट समेशन एन आई अल्फ़ा आई। ठीक है, पी दोनों तरफ से कॉमन लें, यहाँ से मतलब कॉमन लें, यहाँ से अभी हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये वेक्टर नोटेशन, इन पे भी वेक्टर्स थे ना, वेक्टर्स ख़त्म कर दिए दोनों तरफ, तो पी रहने दिए, यहाँ पे 1 आता है, ये पी और ये पी कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 3 ई नॉट एलसीएम आएगा, और हर वैल्यू एक दफ़ा लिखनी है हमने। ठीक है, तो ये 3 ई नॉट और ई आर -1, यहाँ पे भी ई नॉट, यहाँ से ई नॉट एक इकट्ठा कर लिया, यहाँ से 3 और यहाँ से ई आर -1, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ई नॉट ई आर -1, ये कैंसिल, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, प्लस 3 ई नॉट यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे ई आर -1 बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल्स टू, ये 3 -1 इज़ 2, तो ये ई आर +2 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 ई नॉट ई आर -1 एन आई अल्फ़ा आई। ओके, और ये ई आर वाली टर्म्स जो हैं दोनों उधर ले जाते हैं, ये ई आर -1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ई आर +2 इधर डिवाइड हो जाएगा, ये आगे 1/3 ई नॉट समेशन एन आई अल्फ़ा आई। ठीक है, ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिल चुकी है जिसको हम कहते हैं क्लॉसियस-मोसोट्टी इक्वेशन। आई होप मैं प्रोनाउंस ठीक कर रही हूँ, दिस इज़ नोन एज क्लॉसियस-मोसोट्टी इक्वेशन। ये CLAUSIUS, ठीक है, एंड MOSOTTI मोसोट्टी इक्वेशन। ओके, इसे क्लॉसियस-मोसोट्टी इक्वेशन कहते हैं, और ये आई शो कर रहा है काइंड्स ऑफ एटम। ओके, और अगर लेट्स से आपने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स का बना हुआ है, ठीक है, तो अगर आपको पता है कि कौन कौन से आपने एटम्स यूज़ किए और कितने नंबर ऑफ़ एटम्स यूज़ किए हैं, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस मटेरियल की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ई आर हमें पता चल जाए तो हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं उसे ई नॉट से मल्टीप्लाई करके, विच इज़ नॉन कांस्टेंट। ठीक है, तो आपने जो न्यू मटेरियल बनाया उसके आप फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है, या फिर अगर आप ये जानते हैं कि उसकी जो मटेरियल एक आपके पास नॉन है उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है, तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप उनकी पोलराइजेबिलिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नॉन हैं तो।
सो अभी यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी जो है अल्फ़ा हमने देखा, तो ये डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ पोलराइजेबिलिटीज़ हो सकती हैं जो एटम शो कर सकता है या फिर एक डाइलेक्ट्रिक शो कर सकता है। वो होती हैं एक आयनिक पोलराइजेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी एंड डाइपोलर पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, टोटल पोलराइजेबिलिटी इन तीनों का सम होती है, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी का, आयनिक पोलराइजेबिलिटी और डाइपोलर पोलराइजेबिलिटी का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, आयनिक क्या होती है। तो इन दोनों की फ़िलहाल डिटेल देखेंगे एक ही वीडियो में, और डाइपोलर की नेक्स्ट ऑन देखेंगे कभी। और इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी में हम यही क्लॉसियस-मोसोट्टी इक्वेशन को यूज़ करेंगे और इसको रिड्यूस करेंगे एक और फॉर्म में। दैट विल बी ईजी। ओके, सो